आप से हटकर अगर हम बात करें, जिस प्रकार बाकी जितने भी दल हैं लामबंद हो रहे हैं सेकुलरिज्म और सांप्रदायिक को लेकर, और 2002 के मुद्दे पर जिस प्रकार राहुल जी का अभी हाल ही में आपने बयान सुना होगा, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जिस प्रकार आक्षेप लग रहे हैं सांप्रदायिकता का, उसको मतलब आप कितना इफेक्टिव मानते हैं? ऐसा है कि अगर इफेक्टिव होता तो वो फर्स्ट रनर ऑफ द चॉइस ऑफ द नेशन में बनता। इसी का अर्थ ही है कि देश की जनता ने जो उस पर आरोप उछाले गए हैं जा रहे हैं उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी बात ये भी है कि देश की सत्ताधारियों ने और अन्य दलों ने बहुत कोशिश की, परंतु गुजरात के अंदर ही मुसलमान भी उसके साथ खड़े होकर उसकी भाषा बोलने वाले बहुत बड़ी संख्या में निकल आए। परंतु जो एक गोएबल थ्योरी है, झूठ है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, यह जो एक गोएबल थ्योरी है कि झूठ को बार बार रिपीट करना, ये देश की राजनीति के लिए बहुत अहितकर है। एंटी सेकुलर व्यवहार सेकुलरिज्म के नाम पर आ रहा है। मैं ये कहा करता हूँ, ऑन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म जो भी पार्टियां बिहेव कर रही हैं वो समाज को सर्वाधिक कम्युनलाइज कर रही हैं। वो मजहब में और जातियों में और भूगोल में बांटकर समाज की चर्चा करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी ने जो कहा था हम भारत के लोग, बिल्कुल उसके एंटी व्यवहार कर रहे हैं। केवल और केवल 2000 के मुद्दे पर उनको क्यों घेरने का प्रयास किया? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? ऐसा है कि समाज को कम्युनलाइज करना, जो एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स है उसको करना, उनको लगता है शायद कम्युनलाइज करने से कास्ट पर, लैंग्वेज पर और रिलीजन पर शायद समाज को बांटकर वो कुछ खरीद फरोख्त कर सकते हैं, जो कि हेल्दी डेमोक्रेसी की बजाय अनहेल्दी डेमोक्रेसी को जन्म देती है। आज तक हमारा देश एक ही परिवार और उसने बहुत लंबे समय तक लगभग 5 दशक से ज़्यादा राज किया है। आपको लगता है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का उभार हुआ है, वहाँ पर भी कहीं बीजेपी में कहीं नेतृत्व केंद्रित ना हो जाए पूरा का पूरा दल? जैसा है कि बीजेपी एक विचारधारा का दल रहा है और सामूहिक नेतृत्व का दल रहा है। ये दोनों वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। जब वो सामूहिक नेतृत्व में 10 नाम बोलते हैं तो मीडिया और विश्लेषक कहना शुरू कर देते हैं उनमें फूट है और कंपटीशन, तो वो सामूहिकता को फूट और कंपटीशन में बदल देते हैं। जब वो डिसाइड करते हैं तो वो सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं वन मैन लीडरशिप। मुझे लगता है कि दोष पार्टी में नहीं है, देखने वालों में और उसको प्रकट करने वालों के दिमाग में, आंख में और दिल में फर्क है। बीजेपी ने मिलकर अपने नेतृत्व में एक को नेतृत्व दे दिया, तो इट इज ए बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने डेमोक्रेटिकली उसका चयन किया है, कार्यकर्ताओं के बीच में चयन किया। नरेंद्र मोदी की तानाशाही से डिक्लेरेशन नहीं हुई है, पार्टी ने अपने सामूहिक सोच में से किया। पार्टी में मतभेद थे, मनभेद नहीं थे, और उन सब मतभेदों के अंदर से उन्होंने एक दूसरे से सलाह करके उसको किया, और धीरे धीरे जिनके मनों में आपको लगता है जिस प्रकार आपने मत भी था उन्होंने रिकंसाइल किया कि उनका इट इज ए गुड डिसीजन। और इसलिए अगर कहेंगे तो ट्रू डेमोक्रेसी किसी पार्टी में तो बीजेपी में, बाकी सब में तानाशाही प्रकार की डेमोक्रेसी है। नहीं तो इसको लिबरल डेमोक्रेसी। जिस प्रकार अडवाणी जी या सुषमा जी और इन्होंने विरोध किया, आप उसको किस नजरिए से? विरोध नहीं किया, गलत है। उन्होंने मत दिया, कैलकुलेशन थी उनकी कि इस समय करना कि इस समय करना। उन्होंने नेतृत्व का विरोध नहीं किया, उन्होंने समय के चयन के बारे में अपना मत दिया। और उस सब के बावजूद जब पार्टी ने निर्णय लिया तो उन्होंने भी पार्टी के निर्णय के साथ चले, द बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी पेश किया। लोग मत को विरोध कहते हैं, और अगर मत नहीं दो को कहते हैं कि डिक्टेटरशिप है। तो मतों की डेमोक्रेसी का स्वागत करना अगर सीखना चाहिए तो इसका बेस्ट मॉडल आपको लगता है कि अब सब ठीक है, जो निर्णय हो चुका है उसको लेकर किसी प्रकार का मतभेद नहीं? सब ठीक है, बाकी लोग हैं अपनी अपनी पॉलिटिक्स करते रहेंगे। जितने भी दल हैं मुस्लिम समाज को अपने से जोड़ने के लिए तरह तरह के प्रयास जिस प्रकार कर रहे हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि मुस्लिम समाज को लेकर होड़ क्यों लगी है राजनीति? देश के राजनेताओं ने इनके साथ जो यह एक षड्यंत्र के साथ धोखा किया है कि वो केवल मुस्लिम और ईसाई बनकर जिए, इसी से वो उनकी बदकिस्मती का जन्म हुआ।
तो आप अगर वो भारतीय और हिंदुस्तानी बनकर इनके जिंदा रहते पिछड़ेपन का कारण आप यही मानते हैं क्या? और इसलिए उनको अल्पसंख्यकवाद में डालकर मैं उनसे पूछता हूँ कि जब तुम्हें आम आदमी से, सामान्य नागरिक से, सामान्य भारतीय और हिंदुस्तानी से इतनी अधिक सुविधाएं मिली हैं, तो तुम्हें तो ज्यादा तरक्की करने वाला होना चाहिए, तो ज्यादा शिक्षित होना चाहिए। तब तुम बेरोजगार भी हो गए, अशिक्षित भी हो गए, अपराध में भी चले गए, आतंक में भी फंस गए, और पिछड़े भी रह गए और गरीब भी रह गए। तो आप ही विश्लेषण करो। और इसलिए मुसलमानों में एक बड़ी तेज गति से विश्लेषण चला, तो उसका परिणाम निकला सुपर कि लगभग उन्होंने जगह जगह कांग्रेस को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में इतनी फैसिलिटी सच्चर कमेटी और उसके अंतर्गत घोषित की और मुसलमान उसके साथ थे। फिर मुसलमान को लगा कि, बाकियों को लगा कि इसकी इसी कमजोरी को बनाए रखो, इसको मुख्य धारा में ना आने दो। इसलिए अनेक क्षेत्रीय दलों ने, प्रांतीय दलों ने उसकी पॉलिटिक्स की। इस पॉलिटिक्स में वो प्रांतों में अनेक क्षेत्रीय दलों की भी गोद में गए। आज उसको लगने लगा कि उनके साथ जाने पर भी हमारे किसी स्थिति में सुधार नहीं हो और हम उसी तरह से शक के घेरे में पिछड़े हैं, गरीब हैं। और जब इन्हीं सब बातों को लेकर मुसलमानों ने गैर राजनीतिक मंच बनाकर शुरू किया और हम लोगों ने और अन्य लोगों ने विषय रखना शुरू किया, तो एक क्वालिटेटिव चेंज जो आया वो ये आया कि आज उनमें से बहुत लोग कहने लगे हैं कि हम तो हिंदुओं की संतान हैं, हम मूलतः हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान से हम विदेशी नहीं हैं, हमें विदेशी मुसलमानों से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए, हमें सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और इसमें एक पॉलिटिकल भी चेंज आया, और वो ये आया कि जब सबकी बात की, तो अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए तो दिल्ली में थोड़ा सा प्रतिशत, परंतु राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के अंदर, इवन उससे पहले गुजरात और गोवा में चुनाव हुए, तो अल्पसंख्यक समाज ने और बहुत बड़ा समर्थन राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी दिया। पर ये सांप्रदायिकता और इसका मतलब है कि मुसलमान अपने हालात में से निकल कर कोई नया रास्ता खोजना पड़ता है। भ्रष्टाचार को लेकर जो देश का वातावरण है इस समय बहुत ही विचित्र बना हुआ है। ऐसे में जो राष्ट्रवादी संगठन है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या एक बार पुनः बीजेपी के साथ पूरी तरह से खड़ा होगा उसका कार्यकर्ता इस बात में? ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना राजनीतिक था ना राजनीतिक होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय सेवा, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत संगठन था, है और सदा रहेगा। परंतु उसका स्वयंसेवक इस देश का नागरिक भी है, इसलिए वो भारतीय नागरिक के नाते जो इस देश के प्रति के उसके कर्तव्य हैं वो उसको निर्वाह करता है। और इसलिए भारतीय नागरिक के अंदर लोकतंत्र है भारत में, और लोकतंत्र के अंदर चुनाव और सुशासन के लिए, अच्छे राज के लिए, अच्छी नीतियों के लिए एक मार्ग तय किया गया है। इसलिए स्वयंसेवक और देश की जनता को, और बहुत साफ इस बात को कहा गया कि लोग मतदाता बने, अगर अवैध मतदाता है वो सूचियों से हटने चाहिए। इतना ही नहीं है, और सबने मतदान करना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी में मतदान का प्रतिशत कम होता है तो लोकतंत्र उतना ही खोखला हो जाता है और देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। इसलिए अधिकाधिक लोगों ने नहीं, पूर्ण मतदान होना चाहिए और सुराज के लिए मतदान करना चाहिए, कुराज के लिए नहीं। सुराजा के लिए मतदान करना चाहिए, कुराजा के लिए। प्रश्न अभी उसका उत्तर नहीं मिला। मैंने प्रश्न का उत्तर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में मैंने बहुत खुला उत्तर दिया। ना वो राजनीतिक दल था, ना राजनीतिक दल है, पर समर्थन करेगा क्या? मैंने कहा ना कि उसका स्वयंसेवक क्या करता है उसको बताया, और इसलिए स्वयंसेवक ने जो विचार लिए हैं उस पर से उसने क्या करना उसको बहुत अच्छे से जानता है। हम बैकग्राउंड पॉलिटिक्स, अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स, पर्दे के पीछे रहकर पॉलिटिक्स करना, इस चरित्र का ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था ना है। लोग अनाप शनाप बातें बोलकर अगर सोचेंगे इनके चरित्र को भ्रमित कर दो और दागदार कर दो, ना वो पिछले 60-70 साल में सफल हुए ना आगे सफल होंगे।
और इसलिए आप जो बार बार पूछ रहे हैं, मैंने उसका एकदम सही उत्तर दिया है, क्योंकि आपके पास विजन कितना, मैं ये कहा करता हूँ कि लोग संघ के सेवा कार्य कितने हैं, 1,30,000, इस पर नहीं पूछेंगे। जो वह सोशल अपलिफ्टमेंट, कितने समाज के अंदर उन्होंने रोजगार दिए, कितनी अनटचेबिलिटी दूर की, कितना शिक्षित किया समाज, जो डाउन ट्रोडन है 26-30 करोड़, ये प्रश्न नहीं करें। तो अगर करके बताएंगे भी तो इनको हाईलाइट नहीं करें। केवल आज पूरे दुनिया के मीडिया और बुद्धिजीवियों के पास विश्लेषणवाद, संघ का राजनीतिकरण करना एक मात्र दृष्टिकोण रह गया, जो उनके लिए भी अन्याय संगत है और देश के लिए भी अन्याय संगत है। अपने अन्याय से किसी संस्था के ऊपर अत्याचार नहीं करने चाहिए, इसकी सावधानी सब में रखनी चाहिए। और इसलिए मैंने उसका बहुत साफ उत्तर आपको दिया है संघ और स्वयं सेवक को ये दिशा दी है, और इसलिए स्वयं सेवक को फ्रीडम दी है, उसके अनुसार वह अपने कर्तव्य को सदा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, और इस समय के चुनाव में भी वो करेगा, ये हमें विश्वास है। और वो सुराज के लिए और सुराजा के लिए मत देगा, ये हमें पूरा विश्वास है, और उसके लिए मत दिलवाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तृत हर पहलू पर खुलकर चर्चा की। मैं जैन टीवी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यह चैनल हिंदुस्तान के अंदर और सशक्त बने। इसी के साथ एक लाइन बोलूँगा, मैं मुसलमान ईसाइयों में कहता हूँ कि मजहब बदलने से ना वतन बदलता है, ना पुरखे बदलते हैं, ना जाति उपजाति बदलती है, ना भाषा बोली बदलती है, केवल पूजा पत्ती बदलती है। इसलिए इंडोनेशिया का एक मॉडल है कि वहाँ इस्लाम होने के बाद भी रामनवमी का फेस्टिवल वो नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाते हैं। बड़ी करेंसी पर गणपति का चित्र, गरुड़ एयरवेज वो रखते हैं। वहाँ का प्रेसिडेंट और वहाँ का कल्चरल मिनिस्टर, जो दोनों मुसलमान हैं मजहब से, वो कहते हैं हमने मजहब बदला, अपनी पूजा पत्ती बदली, पर हम पूर्वजों से रामकृष्ण के संतान हैं, तहजीब से और इल्म से हम सनातन के हैं, और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने जब मैंने ये बात रखी, पुरखों से कौन हो, वतन से कौन हो, जाति उपजातियों से कौन हो, और भाषा बोलियों से कौन हो, और इतना ही नहीं है, परंपराओं से कौन हो, तहजीब से कौन हो, और वो तुरंत इसको मानते हैं। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान वतन से, पुरखों से, तहजीब से, पंथों से ऐसी भूमि है जहाँ दुनिया के सब पंथों का सम्मान है, इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई देश नहीं है। रसूल साहब ने स्वयं फरमाया उनके बारे में कि मुझे भी तन्हा और तन्हाई में, जब वो हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे, तो कहा था मुझे हिंदुस्तान से सुकून की ठंडी हवाएं आती। जो हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रसूल को सुकून की ठंडी हवाएं देता है, राजनेताएं उसको नफरत में बदल दें और कुछ कट्टरपंथी उसको जहर में बदलें, इसको उन्होंने रोकना चाहिए। और आज हजारों से लाखों करोड़ों मुसलमान इस प्रवाह में आगे बढ़ चला है, और मुझे लगता है कि एक नया हिंदुस्तान और मजबूत हिंदुस्तान वो इन वेटिंग है। 2014 के चुनाव के बाद एक परिवर्तन आएगा, एक शिक्षित, रोजगार युक्त, प्यार मोहब्बत में बना हुआ, अपने विकास को करते और एक सुरक्षित मजबूत हिंदुस्तान बनेगा। तो ये थे इंद्रेश कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।